अब बात करते हैं हम द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम की। द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम। सबसे पहली बात, ये जो द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम था वो किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो ये दिया था गुलबर्ग और बागे। दो नाम के साइंटिस्ट थे, गुलबर्ग और बागे। इन दोनों ने मिलकर के ये द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम दिया था। दूसरी बात अपने को ये याद रखनी कि ये जो द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम होता है वो लागू किस पर होता है? तो ये जो है वो उत्क्रमणीय विक्रिया पर लागू होता है, ठीक है ना। द्रव्य क्रिया अनुपाती नियम जो है वो केवल और केवल उत्क्रमणीय विक्रिया पर लागू होता है, ये अनुत्क्रमणीय विक्रिया पर लागू नहीं होता। अगली बात करते हैं, इसको एक एग्जांपल लेकर के समझते हैं द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम को। मैंने एक अभिक्रिया ली है A प्लस बी इक्वल टू सी प्लस डी। यहां पर जो ये स्मॉल a b स्मॉल c और स्मॉल d है वो यहां पर इनके स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक है, चरघातांकी गुणांक, ठीक है ना। ये चारों c d ये चारों के चारों जो है वो है चरघातांकी गुणांक, जो कि अभिकारक और उत्पाद के मोल को प्रदर्शित करते हैं। अब इस अभिक्रिया की बात करें तो इस अभिक्रिया में मैंने ये जो A और B लिया है वो तो अभिक्रिया में हो गए अभिकारक, और ये जो C और D है वो इस रासायनिक अभिक्रिया के हो गए उत्पाद। इस अभिकारक A और B के आगे जो स्मॉल a और स्मॉल b है वो अभिकारक A और B के चरघातांकी गुणांक है, जबकि उत्पाद C और D के आगे जो स्मॉल c और स्मॉल d है वो C और D उत्पाद के चरघातांकी गुणांक है। अब देखो कोई भी उत्क्रमणीय विक्रिया जो है उसको हम इस वाले एरो से दर्शाते हैं। अब इस एरो का मतलब समझते हैं। उत्क्रमणीय विक्रिया का मतलब ऐसे विक्रिया होती है जो अग्र दिशा में भी चले और पश्चिम दिशा में भी। ये जो अभिक्रिया इसमें ये जो A और B दोनों मिलकर के जो C और D बनाते हैं ये वाला भाग तो हो गया अग्र अभिक्रिया, और इस अभिक्रिया में जो C और D मिलकर के A और B वापस से बनाते हैं ये वाला भाग हो गया इसका पश्च अभिक्रिया। अब बात करते हैं हम द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम की। पहली बात हो गई ये गुलबर्ग बागे ने दिया, दूसरा ये उत्क्रमणीय विक्रिया पर लागू होता है। अब ये नियम कहता क्या है? इस नियम के अनुसार क्या मतलब होता है कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया उस रासायनिक अभिक्रिया की जो दर है वो एक निश्चित समय व ताप पर किसी रासायनिक अभिक्रिया की जो दर है वो अभिकारकों की सांद्रता के क्या होती है? समानुपाती होती है। अभिकारकों की सांद्रता के समानुपाती होती है। ये द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम होता है कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है उस रासायनिक अभिक्रिया की जो दर है वो निश्चित समय व निश्चित ताप पर अभिकारकों की सांद्रता के क्या होती है? समानुपाती होती है। अब यहाँ पर मैं बात करूं तो उत्क्रमणीय अभिक्रिया में अपने पास दो प्रकार की अभिक्रिया होती है, एक तो होती है अग्र अभिक्रिया और एक होती है पश्च अभिक्रिया। सबसे पहले बात करते हैं हम अग्र अभिक्रिया की दर। अग्र अभिक्रिया की दर। अब देखो ये जो अग्र अभिक्रिया उस अग्र अभिक्रिया में अपने पास A और B तो हो जाएंगे अभिकारक और C और D हो जाएंगे उत्पाद अग्र अभिक्रिया के लिए। तो अग्र अभिक्रिया की जो दर है वो समानुपाती होगी A और B की सांद्रता की, और यहाँ पर जो इस A और B के आगे जो स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक होते हैं ना वो हमेशा इनकी घात पर चले जाते हैं, ठीक है। दूसरी बात करते हैं हम पश्च अभिक्रिया की, पश्च रिएक्शन की दर। अब पश्च अभिक्रिया की बात करते हैं। देखो पश्च अभिक्रिया में क्या होता है, इसमें C और D आपस में मिलकर के A और B का निर्माण करते हैं। C और D आपस में मिलकर के A और B का निर्माण करते हैं। तो पश्च अभिक्रिया के लिए अपने पास C और D तो क्या हो जाएंगे? अभिकारक, और ये A और B क्या हो जाएगा? उत्पाद। यहाँ पर यही बात ध्यान रखने वाली है। तो यहाँ पर C और D तो हो जाएंगे अभिकारक और A और B हो जाएंगे उत्पाद। तो यहाँ पर फिर अभिकारकों का जो चरघातांकी गुणांक है वो इनके घात में चला जाएगा, C और D। बस ये बात अपने को ध्यान रखनी। फिर से समझ लो ये बात मोस्ट है। यहाँ पर मैंने क्या बोला कि कोई भी उत्क्रमणीय, ये वाला जो चिन्ह है वो उत्क्रमणीय विक्रिया के लिए आता है, और किसी भी उत्क्रमणीय विक्रिया में क्या होता है
कि इसमें अभिकारक आपस में मिलकर के उत्पाद बनाते हैं और उत्पाद फिर से वापस क्या बना देते हैं, अभिकारक। यानी ये आगे की तरफ भी चलती है और ये पीछे की तरफ भी चलती है। अब अग्र अभिक्रिया का मतलब क्या हो गया, ऐसे अभिक्रिया जो इधर जा रही है, ये वाली अभिक्रिया अग्र होगी, तो अग्र अभिक्रिया में ये तो क्या हो जाएंगे अपने पास अभिकारक और ये क्या हो जाएंगे उत्पाद। और पश्च अभिक्रिया में क्या होगा, वो ऐसे जाएगी, तो पश्च अभिक्रिया के लिए ये क्या हो जाएंगे अभिकारक और ये क्या हो जाएंगे उत्पाद। अब मैंने बोला कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया जो उसकी जो दर है वो अभिकारकों की सांद्रता के क्या होती है, समानुपाती। तो अग्र अभिक्रिया में ये अभिकारक थे ना, तो अग्र अभिक्रिया की दर जो है वो A और B के क्या हो गई, समानुपाती। और इनके आगे जो स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक का चरघातांकी गुणांक वो हमेशा खास में रहेंगे नहीं। अब पश्च अभिक्रिया के लिए अपने पास अभिकारक क्या हो जाएंगे, C और D। तो पश्च अभिक्रिया की जो दर होगी वो C और D की सांद्रता के समानुपाती होगी। समझ आई ना बात। और C और D ये जो है स्मॉल c और d वो जो चरघातांकी गुणांक वो इनके किसमें चले जाएंगे, घात में चले जाएंगे। अब देखो मैंने बताया था आपको कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया जब साम्य अवस्था पर होती है, तो साम्य अवस्था पर होती है तब क्या होता है, अग्र अभिक्रिया की दर जो है वो पश्च अभिक्रिया की दर के क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है। साम्य अवस्था की कंडीशन क्या थी, ठीक है ना। साम्य अवस्था वो अवस्था होती है जिसमें अग्र अभिक्रिया अग्र रिएक्शन की जो दर है वो क्या हो, पश्च अभिक्रिया की पश्च रिएक्शन की दर के क्या हो जाए, बराबर। अब अग्र अभिक्रिया की दर क्या है, ये वाली है, और पश्च अभिक्रिया की दर ये है, तो इनको दोनों को बराबर रख देते हैं। ठीक है, तो अग्र अभिक्रिया की दर हो जाएगी अपने पास यहाँ पर, देखो इसको मैं आगे और सोल्व कर देता हूँ, इस वाले पॉइंट को मैं आगे और क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पर इस समानुपाती चिन्ह को हटाओगे तो यहाँ पर एक नियतांक आ जाएगा, तो अग्र अभिक्रिया की जो दर है, अग्र रिएक्शन की दर वो बराबर हो जाएगी K फॉरवर्ड A की पावर A और B की पावर स्मॉल b। और यहाँ पर पश्च रिएक्शन की जो दर है वो बराबर हो जाएगी K बैकवर्ड C और D। ठीक है, ये बात ध्यान रखना भाई। अग्र अभिक्रिया की दर जो है अभिकारकों की सांद्रता के समानुपाती, समानुपाती नियतांक को उठाते हैं यहाँ पर एक स्थिरांक आता है K, यहाँ पर भी समानुपाती चिन्ह को उठाओगे तो एक स्थिरांक आएगा K। ठीक है ना, इसको मैंने KF लिखा। F का मतलब होता है फॉरवर्ड अग्र और B का मतलब होता है बैकवर्ड यानी पश्च। तो यहाँ पर ये दोनों जो है वो नियतांक है, ठीक है ना, समानुपाती स्थिरांक है। अब मैं यहाँ पर अग्र अभिक्रिया की दर को रख देता हूँ। अग्र अभिक्रिया की दर किसके बराबर है, K फॉरवर्ड A की सांद्रता और B की सांद्रता, और पश्च अभिक्रिया की दर किसके बराबर है, K बैकवर्ड C की सांद्रता और D की सांद्रता। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इस K बैकवर्ड को इसके नीचे भेज देता हूँ, तो यहाँ पर बन जाएगा अपने पास K फॉरवर्ड अपॉन K बैकवर्ड बराबर ये वाला जो भाग है वो इसको इसके नीचे भेज देता हूँ, तो ये बन जाएगा C और आगे सोल्व करोगे तो D की सांद्रता अपॉन A की सांद्रता और B की सांद्रता। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर एक नियतांक आता है K, ये तो KF जो है ना KF, ठीक है ना, मैं लिख देता हूँ, जहां KF बराबर होता है अग्र रिएक्शन का दर नियतांक और K बैकवर्ड बराबर होगा पश्च रिएक्शन का दर नियतांक। ठीक है, ये अग्र अभिक्रिया का दर नियतांक और ये है पश्च अभिक्रिया का दर नियतांक। एक होता है K, ये जो K है वो है संपूर्ण रिएक्शन का दर नियतांक, संपूर्ण रिएक्शन का दर नियतांक। ठीक है, संपूर्ण रिएक्शन का दर नियतांक जो K है, ये तो अग्र अभिक्रिया के लिए, ये पश्च अभिक्रिया के लिए, और ये जो है वो कंप्लीट अभिक्रिया के लिए दर नियतांक। और K बराबर होता है
K फॉरवर्ड अपॉन K बैकवर्ड। ये अपने को पता होना चाहिए कि K बराबर क्या होता है हमेशा, K फॉरवर्ड अपॉन K बैकवर्ड। अब अपने को पता है यहां से मैं K फॉरवर्ड और K बैकवर्ड का मान रख दूं तो यहां से आ जाएगा K बराबर K फॉरवर्ड, और K फॉरवर्ड किसके बराबर था, C की सांद्रता और D की सांद्रता अपॉन K बैकवर्ड। K बैकवर्ड किसके बराबर था, A की सांद्रता अपॉन B की सांद्रता, यही था। ठीक है, अब ये अपने पास एक फॉर्मूला बन गया जो अपने को याद रखना। ठीक है, इसको मैं और आगे सोल्व करूं तो इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, K बराबर, ठीक है, K फॉरवर्ड अपॉन K बैकवर्ड बराबर, ये क्या उत्पाद ही तो थे, तो उत्पाद अपॉन ये क्या थे, उस अभिक्रिया में अभिकारक, अभिकारक। आप और चाहो तो इसको और सोल्व तरीके से याद ऐसे याद रख सकते हो कि K बराबर होता है K फॉरवर्ड अपॉन K बैकवर्ड बराबर होता है उत्पाद अपॉन अभिकारक। ये अपना फाइनली फॉर्मूला हो गया जो कि अपने को याद होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं साम्य स्थिरांक की। ठीक है ना, ये K साम्य स्थिरांक हो गया। अब बात करें साम्य स्थिरांक की, तो साम्य स्थिरांक जो है वो अपने पास कुल 3 प्रकार का होता है, सांद्रता के पदों में, दाब के पदों में और एक होता है मोल बिंदु के पदों में। तो अब अगला टॉपिक होगा अपने पास साम्य स्थिरांक के प्रकार, साम्य स्थिरांक के प्रकार। ठीक है, सबसे पहला है सांद्रता के पदों में। देखो बेटा, जो सांद्रता के पदों में साम्य स्थिरांक होता है उसको हम दर्शाते हैं Kc से। किससे? Kc से, जहां पर C का मतलब होता है कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तो सांद्रता के पदों में साम्य स्थिरांक को हम दर्शाएंगे Kc से। C का मतलब हो गया अपन कॉन्सेंट्रेशन। एक एग्जांपल लेकर के समझते हैं। मैंने एक रासायनिक अभिक्रिया ली है A प्लस B इक्वल्स टू C प्लस D। तो इस एक अभिक्रिया है A प्लस B इक्वल्स टू C प्लस D। इस रासायनिक अभिक्रिया के लिए अपने को Kc लिखना है। ठीक है ना, यहाँ पर स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c और स्मॉल d इनके है चरघातांकी गुणांक। अब इस अभिक्रिया के लिए अपने को Kc लिखना है। देखो Kc कैसे लिखेंगे, Kc लिखने का एक ही तरीका होता है, मैंने अभी भी बताया, उत्पाद अपॉन अभिकारक। K का मतलब क्या होता है, उत्पाद अपॉन अभिकारक। अब यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ सांद्रता के पदों में, साम्य स्थिरांक में लिख रहा हूँ सांद्रता के पदों में। तो अब की बार जो उत्पाद लोगे ना, उस उत्पाद की लेनी है अपने को सांद्रता, और जो नीचे अभिकारक है उसकी भी क्या लेनी है, सांद्रता। तो यहाँ पर हो जाएगा उत्पाद अपने पास C और D है, और अभिकारक कौन हो गया, A और B। ठीक है, C के इनके स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक इनके घात में चले जाएंगे A और B। तो यहाँ पर Kc जो है वो इस तरीके से लिखा जाएगा। ठीक है ना, साम्य स्थिरांक का पहला प्रकार होता है सांद्रता के पदों में साम्य स्थिरांक, और इसको दर्शाया जाता है Kc से। Kc का मतलब होता है सांद्रता के पदों में साम्य स्थिरांक। एक रासायनिक अभिक्रिया ली मैंने, इसमें A प्लस B मिलकर के बना रहे हैं C और D, जिनके आगे जो A और B लिखा ना वो इनके स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक है, और ये स्मॉल c D इनके स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक है। अब Kc, ये Kc के का ही प्रकार है। Kc जो है वो K का ही प्रकार, और K हमेशा कैसे लिखते हैं, K फॉरवर्ड अपॉन K बैकवर्ड बराबर उत्पाद अपॉन अभिकारक, कैसे लिखते हैं K को। अब Kc भी ऐसे लिखा जाएगा, उत्पाद अपॉन अभिकारक। यहाँ C का मतलब क्या है, सांद्रता। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ जो उत्पाद लिखेंगे ना उसकी क्या लेनी पड़ेगी, सांद्रता, और अभिकारक जो ले रहे हैं उसकी भी क्या लेनी पड़ेगी, सांद्रता। कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो C, D, A और B है ना, वो C तो है C की सांद्रता, ये क्या है D की सांद्रता, A क्या है A की सांद्रता, और B क्या है B की सांद्रता। तो यहाँ पर ये इन तीनों की क्या लेनी पड़ेगी अपने को, सांद्रता लेनी पड़ेगी। समझ आएगी बात। ठीक है, अगली बात करते हैं दाब के पदों में। ठीक है, दाब के पदों में साम्य स्थिरांक। दाब के पदों में साम्य स्थिरांक को लिखा जाता है Kp से। P का मतलब हो गया प्रेशर,
क्या मतलब हो गया, प्रेशर। तो इसको लिखा जाएगा Kp से। मान लो एक उदाहरण ले लेते हैं, A और B एक रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें A और B आपस में मिलकर के C और D का निर्माण कर रहे हैं। तो यहाँ पर दाब के पदों में साम्य स्थिरांक हो जाएगा Kp। तो Kp बराबर के क्या लिखोगे आप, उत्पाद अपॉन अभिकारक, क्योंकि हमेशा K बराबर होता है उत्पाद अपॉन अभिकारक ही होता है। तो यहाँ Kp बराबर भी लिखा जाएगा उत्पाद अपॉन अभिकारक। लेकिन P का मतलब क्या है, प्रेशर, यानी उत्पाद का भी क्या लेना है अपने को, दाब, और अभिकारक का भी क्या लेना है, दाब। जैसे Kc में C और D क्या थी उनकी सांद्रता, क्योंकि C का मतलब सांद्रता था ना। तो यहाँ पर Kp में ये C और D होगा उत्पाद के दाब, और A और B होगा अभिकारक के दाब। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये C का दाब है, इसको चलो ऐसे लिख दो, Pc, ये हो जाएगा Pd, ये Pa हो गया, और ये हो गया Pb। समझे बात? तो यहाँ पर हमेशा उत्पाद है ना ये C और D, इनके क्या लेने हैं, दाब लेने हैं। ठीक है, वो भी आंशिक दाब। तो यहाँ पर Pc, Pd, Pa और Pb। ये Pc क्या है, C का आंशिक दाब, आंशिक दाब। ये क्या है, D का आंशिक दाब, ये है A का आंशिक दाब, और ये है B का आंशिक दाब। तो यहाँ पर Kp बराबर हो जाएगा Pc गुणा Pd अपॉन Pa और Pb, और ये Pc, Pd, Pa, Pb क्या है, CD, AB के आंशिक दाब है, इनके क्या है, आंशिक दाब। अब बात करते हैं इस आंशिक दाब की, ये आंशिक दाब क्या होता है, ठीक है ना, ये थोड़ा सा ध्यान से समझना। देखो कुछ एक्स्ट्रा चीज है वो मैं आपको समझा रहा हूं, ठीक है ना, इसको अच्छे से समझना। एक दो एक्स्ट्रा अपने को फॉर्मूले याद रखने, एक होता आंशिक दाब, किसी का भी आंशिक दाब बराबर होता है बेटा कुल दाब गुणा मोल भी, कुल दाब गुणा मोल भी, मोल भिन्न, यह आंशिक दाब का फॉर्मूला होता है कुल दाब गुणा मोल भी। ठीक है, दूसरी बात, ये मोल भिन्न क्या होती है ये भी समझना आपने को। मोल भिन्न होता है, इसका फॉर्मूला होता है स्वयं के मोल अपॉन कुल मोल, स्वयं के मोल अपॉन कुल मोल। किसी की भी मोल भिन्न निकालनी है, किसी की भी मोल भिन्न, तो उसकी मोल भिन्न निकालने के लिए क्या फॉर्मूला था, उसके खुद के मोल अपॉन कुल मोल। इस प्रकार हम क्या निकाल लेंगे, मोल भिन्न निकाल लेंगे, और मोल भिन्न को कुल दाब से गुणा करते ही उसका क्या आ जाएगा, आंशिक दाब हो जाएगा। क्या आ जाएगा, आंशिक दाब। तो इस प्रकार से अपने को प्रत्येक आंशिक दाब निकालना है, ठीक है, और फिर आंशिक दाबों का गुणनफल कर देना है, तो अपने पास आ जाएगा Kp। ठीक है ना, इनको फिर एक एक एग्जांपल लेकर के हम समझ लेंगे अच्छे से। अगला तीसरा पॉइंट है, तीसरा होता है मोल भिन्न के पदों में, या मोल के पदों में, मोल भिन्न बोल दो या फिर बोल दो मोल के पदों में साम्य स्थिरांक। और मोल के पदों में जो साम्य स्थिरांक होता है इसको दर्शाया जाता है Kx से। किससे दर्शाया जाता है, Kx से। इसके लिए भी एक एग्जांपल लेकर के समझते हैं। एक रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें A और B आपस में मिलकर के बना रहे हैं C और D। यहाँ पर स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c और स्मॉल d के स्टैक्योमेट्रिक गुणांक, चरघातांकी गुणांक है। अब बात करते हैं Kx की। Kx वही बात है, K को कैसे लिखा जाएगा, उत्पाद अपॉन अभिकारक। अब की बार x का मतलब क्या है, मोल भिन्न। इसका मतलब उत्पाद के भी क्या लेने हैं, मोल भिन्न, और अभिकारक के भी क्या लेने हैं, मोल भिन्न। तो इसको लिखा जाता है xc xd अपॉन xa गुणा xb। और यहाँ पर स्मॉल c, स्मॉल d, स्मॉल a और स्मॉल b क्या है, इनके चरघातांकी गुणांक। ठीक है, तो मोल भिन्न के पदों में साम्य स्थिरांक लिखने का फॉर्मूला हो गया अपने पास क्या, उत्पाद के मोल भिन्न अपॉन अभिकारक के मोल भिन्न। ठीक है, जहां xc xd xa
एक्स बी, इनका मतलब क्या है वो भी समझ लो। एक्स सी का मतलब है सी के मोलविन, एक्स डी का मतलब डी के मोलविन, इसका मतलब एक्स ए का मतलब ए के मोलविन, और एक्स बी में बी का मतलब एक्स बी का मतलब क्या है बी के मोलविन। ठीक है, अब बात करते हैं मोलविन की। ये मोलविन क्या होता है इसको समझते हैं। मोलविन का मतलब क्या है? ठीक है, मोलविन निकालने का एक ही फॉर्मूला होता है, अभी अभी मैंने बता भी दिया था आपको, स्वयं के मोल अपॉन कुल मोल। इस प्रकार करके आप मोलविन निकालोगे और मोलविन निकालने के बाद में उसका स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक से वर्ग करके आप आंसर निकाल लो, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी ना। अब इन चीजों को एक एक एग्जाम्पल लेकर के समझते हैं ना। हाँ, तो अब अपन क्वेश्चन की बात करते हैं ना। एक क्वेश्चन है, एक रासायनिक अभिक्रिया है, वो दे रखी है मैंने 2HI इक्वल्स टू H2 प्लस I2। ठीक है, 2HI H2 प्लस I2। इस अभिक्रिया के लिए यदि साम्य पर HI H2 व I2 के मोल या I2 की सांद्रता ले लो, की सांद्रता क्रमशः 0.80, 0.10, 0.10 मोल पर लीटर है, तो इस रिएक्शन के लिए Kc का मान होगा, Kc का मान निकालना है वो। ठीक है, अब देखो इसको कैसे हल करेंगे। सबसे पहले आप ये देखो अभिक्रिया क्या दी हुई है, अभिक्रिया है 2HI इक्वल्स टू H2 प्लस I2। ठीक है, इस अभिक्रिया के लिए हम सबसे पहले Kc लिखते हैं। Kc क्या होगा, उत्पाद की सांद्रता बटा अभिकारक की सांद्रता। उत्पाद कौन कौन है, H2 की सांद्रता, I2 की सांद्रता अपॉन HI की सांद्रता। अब देखो यहाँ इनके आगे कुछ नहीं है, तो स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक 1 मान लेंगे, तो घात में 1 है। HI के आगे 2 है ना, ये इसका स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक है, तो ये इसके क्या चला जाएगा, घात में चला जाएगा। अब यहाँ पर जो H2, I2 और HI है वो क्या है, इनकी सांद्रता। क्या है, सांद्रता। और सांद्रता के मान अपने को क्रम से दिए गए, वो उठा के यहाँ पर रख देंगे। तो यहाँ से Kc बराबर H2 की सांद्रता कितनी है, 0.10, कितनी है 0.10। I2 की सांद्रता भी कितनी है, 0.10 ही है, अपॉन HI की सांद्रता कितनी दे रखी है, 0.80, ये यहाँ पर रख देंगे। ठीक है, अब इसको आगे और सोल्व करोगे तो यहाँ से पॉइंट पे पॉइंट गया, तो ये आ जाएगा पॉइंट, ये इससे भी गया, तो ये आएगा 0.10/8। ठीक है, इस पॉइंट को हटाओगे तो यहाँ से अपने पास आ जाएगा Kc बराबर 1/8, ये अपना आंसर आ गया। इस प्रकार अपन Kc का मान निकाल लेंगे। समझे ना बात? आपको कुछ नहीं करना, जो भी रासायनिक अभिक्रिया सबसे पहले वो लिखा करो, वो लिख करके उसके लिए Kc लिख लिया करो, फिर Kc लिखने के बाद में जो भी है उनकी सांद्रताओं के मान यहाँ रख दिया करो, अपने पास आंसर आ जाएगा। जैसे कि मैंने H2, I2 और इस HI की जो सांद्रता थी वो रख दी और रख करके आंसर निकाल लिया अपन। बहुत ही आसान है। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं Kp का। एक क्वेश्चन है, एक रासायनिक अभिक्रिया ये के लिए यदि मान लो साम्य पर की सांद्रता की जगह दे दे वो आपको के मोल,
मोल क्रमशः दो कोमा 4,4 तथा कुल दाब 10 atm दिया है, तो Kp का मान ज्ञात करना। आपकी बार अपनी हो, Kp का मान होगा ये अपने पास इक्वेशन। अब देखो सबसे पहले अपने को क्या करना, वो रासायनिक अभिक्रिया लिख लेनी। तो ये हो जाएगी 2HI = H2 + I2। अब इसके लिए Kp लिखना, तो Kp बराबर क्या होगा, उत्पाद का आंशिक दाब बटा अभिकारक का, यानी H2 का आंशिक दाब pH2 गुणा pI2 अपॉन pHI का क्या हो जाएगा स्क्वायर, क्योंकि स्टैगमिति गुणांक घात में चले जाएंगे। अब यहाँ पर ये pH2 है H2 का आंशिक दाब, pI2 क्या है I2 का आंशिक दाब, और pHI है HI का आंशिक दाब। अब मैंने यहाँ पर आपको आंशिक दाब तो दिया ही नहीं, मैंने एक तो इनके मोल दे दिए और एक दे दिया आपको कुल दाब। अब देखो अपने को सबसे पहले प्रत्येक आंशिक दाब निकालना है, तो सबसे पहला है pH2 या बोल दो आप H2 का आंशिक दाब। और आंशिक दाब निकालने का फॉर्मूला क्या था, कुल दाब गुणा मोल भिन्न। अब मैंने आपको तो मोल ही दिया, तो सबसे पहले इससे भी पहले अपने को H2 का मोल भिन्न निकालना है, तो H2 का मोल भिन्न। मोल भिन्न निकालने का फॉर्मूला क्या था, स्वयं के मोल अपॉन कुल मोल। अब यहां से बताओ H2 का कितने मोल है, 4 मोल है, तो स्वयं के मोल आ गए 4 अपॉन कुल 4 + 4 + 2 10 हो गए, तो 4/10 यानी 0.4। ये क्या आ गया अपने पास, H2 का मोल भिन्न आ गया। तो अब H2 का आंशिक दाब, बताओ कुल दाब कितना है, 10 atm है, ये रहा 10 atm, तो 10 और मोल भिन्न कितना आ गया इसका 0.4, तो 0.4 बराबर क्या आ गया 4। यहाँ पर अपने पास H2 का आंशिक दाब कितना आ गया 4। इसी प्रकार अपन निकाल लेंगे अब pI2 यानी I2 का आंशिक दाब, तो I2 का आंशिक दाब बराबर होगा कुल दाब गुणा उसके मोल भिन्न। अब हम निकालेंगे I2 के मोल भिन्न, तो I2 का मोल भिन्न बराबर क्या होगा, खुद के मोल अपॉन कुल मोल। I2 के स्वयं के मोल कितने हैं 4 हैं, और कुल मोल वही 10 है, 4 + 4 + 2 10 हो गए। तो यहाँ से I2 का मोल भिन्न कितना आ जाएगा 0.4। फिर I2 का आंशिक दाब निकालेंगे, तो I2 का आंशिक दाब कैसे निकालोगे, कुल दाब कितना है 10 atm गुणा I2 की मोल भिन्न कितनी है 0.4, तो यहाँ से भी अपने पास I2 का आंशिक दाब कितना आ जाएगा 4। इसी प्रकार अब हम HI का आंशिक दाब निकालेंगे, तो ये HI का आंशिक दाब वही कुल दाब गुणा मोल भिन्न। अब HI का मोल भिन्न निकालना है, HI का मोल भिन्न कैसे निकालेंगे, खुद के मोल, HI के खुद के मोल कितने हैं, स्वयं के मोल 2 है, तो 2 अपॉन कुल मोल तो वही 10 होंगे, तो 2/2 10 यहाँ से क्या आ जाएगा 0.2। अब बात करते हैं HI के आंशिक दाब की। आंशिक दाब क्या होगा, कुल दाब कितना है 10 atm गुणा मोल भिन्न कितनी है 0.2 है, तो यहाँ से अपने पास इसका जो आंशिक दाब है वो कितना आ जाएगा 2। इस प्रकार हम प्रत्येक आंशिक दाब निकाल लेंगे। ठीक है, तो अपने को सबसे पहले प्रत्येक आंशिक दाब निकालना, और वो कैसे निकालना मैंने आपको समझा ही दिया। आपको सबसे पहले मोल भिन्न निकालनी है, और मोल भिन्न कैसे निकालोगे, खुद के मोल बटा कुल मोल, और मोल भिन्न को फिर कुल दाब से गुणा करके फिर प्रत्येक का क्या निकालोगे, पहले आंशिक दाब, और वो निकालने के बाद इस सूत्र में रखोगे उसको। अब यहां से Kp बराबर pH2, ये H2 का आंशिक दाब है, और वो कितना आया था अपने पास 4। pI2 क्या है, I2 का आंशिक दाब, वो भी कितना आया था 4, और pHI क्या है, HI का आंशिक दाब कितना आया था 2, 2 का स्क्वायर 4, तो यहां से हो गया 16/4 बराबर 4। तो यहां पर अपने पास Kp बराबर कितना आ गया 4, ये इसका आंसर आ गया। इस प्रकार अपने को इसका आंसर निकालना, समझ आ गई ना।
अब मैं यहाँ से आपको KX को निकालना बता देता हूँ, देखो वो भी हो जाएगा, उसमें कुछ भी नहीं है। मान लो मैं ये ना दूं, ठीक है ना, कि मोल दे दूं, दिया गया हो तो अपने को निकालना है KX, है ना, दिया हो तो KX का मान निकालना अपने को, ठीक है। वो है विक्रिया को सबसे पहले 2HI H2 प्लस I2, तो यहां से KX बराबर क्या हो जाएगा, X H2 गुणा X I2 अपॉन X HI का स्क्वायर, ठीक है। अब बताओ X H2 का मतलब क्या है, H2 का मोल भी कितना आया था, वो 4, ठीक है। I2 का भी कितना आया था, 4 अपॉन इसका कितना आया था, 2, ये KX, तो यहां से भी क्या आ जाएगा, 16/4 बराबर 4। समझ आया बात? इस प्रकार से अपने को प्रत्येक का आंसर निकालना है। तो ये हो गया आंसर, ये साम्य स्थिरांक के प्रकार के बारे में बात होगी ना, कि अपने को अगर साम्य स्थिरांक के बारे में कुछ भी यहाँ से छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे 2-4, वो अपने को ध्यान रखना किस प्रकार से निकालना है। अब बात करते हैं साम्य स्थिरांक जो है उस साम्य स्थिरांक की विमा, ठीक है ना, साम्य स्थिरांक की विमा। अगला पॉइंट है अपना साम्य स्थिरांक की विमा। साम्य स्थिरांक की विमा की बात करें तो सबसे पहला अपने पास है केसी। केसी की विमा कैसे निकालेंगे, देखो केसी की विमा निकालने का फॉर्मूला होता है, केसी की विमा, इसका फॉर्मूला होता है मोल पर लीटर की घात डेल्टा Ng। दूसरा है केपी की विमा, और केपी की विमा होती है अपने पास ATM की घात डेल्टा Ng। और तीसरा है KX, यानी मोलविन के पदों में साम्य स्थिरांक जो KX है वो विमाहीन होता है, यानी इसकी कोई विमा नहीं होती, ठीक है। KX की कोई विमा नहीं होती। KC की विमा निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा अपने पास मोल पर लीटर की घात डेल्टा Ng, और KP की विमा निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा ATM की घात डेल्टा Ng। अब ये डेल्टा Ng क्या है वो समझ लो। डेल्टा Ng का सीधा सा मतलब होता है कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया, उस रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद के गैसीय मोल, उत्पाद के गैसीय मोल माइनस अभिकारक के गैसीय मोल। उत्पाद के गैसीय मोल में से अगर आप माइनस कर दो किसके, अभिकारक के गैसीय मोल, तो अपने पास आ जाएगा डेल्टा Ng, ठीक है। इसको समझते हैं एक एग्जांपल से। जैसे मान लो मैंने एक अभिक्रिया ली है C, यहां पर मैंने ले लिया कार्बन, या आप ऐसे करो कार्बन सॉलिड प्लस O2, ये गैस है, और ये दोनों मिलकर के बना रहे हैं CO2 गैस, ठीक है। ये एक रासायनिक अभिक्रिया है, इसके लिए अपने को डेल्टा Ng निकालना है। यहाँ पर C और O2, ये दोनों कार्बन और O2 तो क्या हो गए, अभिकारक, और ये CO2 क्या हो गया, उत्पाद। अब इसमें मैंने क्या बताया, डेल्टा Ng निकालने का फॉर्मूला होता है उत्पाद के केवल और केवल गैसीय मोल, द्रव और ठोस को नहीं लेना, केवल और केवल गैस को लेना, माइनस अभिकारक के गैसीय मोल। बताओ CO2 क्या है, गैस है। अब CO2 के आगे स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक कितना, 1 है ना, कुछ भी नहीं है तो 1 मान लो, तो उत्पाद के गैसीय मोल कितने हो गए, 1 माइनस अभिकारक ये है। अब यहाँ पर देखो कार्बन तो ठोस है, और ठोस के मोल अपने को लेने नहीं, अपने को केवल और केवल किसके लेने, गैस के। ऑक्सीजन यहाँ पर क्या है, गैस ही है। अब O2 के आगे कुछ नहीं है तो क्या मान लेंगे, 1, तो 1 माइनस 1 बराबर क्या आ गया, 0, यानी यहाँ पर डेल्टा Ng का मान कितना आ गया, 0। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मैंने लिया N2 प्लस 3H2 इक्वल्स टू 2NH3, ये तीनों गैस है यहाँ पर, है ना। अब इस अभिक्रिया के लिए मैं डेल्टा Ng निकाल रहा हूँ। इस रासायनिक अभिक्रिया में NH3 एक उत्पाद है और ये दोनों क्या, अभिकारक।
अब डेल्टा एन जी निकालने का फॉर्मूला क्या है, उत्पाद के गैसीय मोल। बताओ उत्पाद के मोल कितने हैं, 2 है ना स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक, तो 2 माइनस अभिकारक। अब ये दोनों अभिकारक है, ये भी गैस और ये भी गैस। हाइड्रोजन के कितने मोल है, 3, और नाइट्रोजन के कुछ नहीं है तो कितने मान लेंगे, आगे स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक कुछ नहीं हो तो 1 मानते हैं। तो नाइट्रोजन का कितना हो गया 1, तो 3 और 1 कितने हो गए 4, तो अभिकारक के कुल कितने हो गए 4, तो 2 - 4 बराबर -2, चिन्ह सहित लेना। तो यहाँ पर डेल्टा एन जी कितना आ गया -2। इस प्रकार से अपने को क्या निकालना है, डेल्टा एन जी निकालना। निकाल लिया इन दोनों अभिक्रियाओं के लिए डेल्टा एन जी। अब मैं इन दोनों अभिक्रियाओं के लिए आपको विमा निकाल के बताता हूं। जैसे सबसे पहले बात कर लेता हूं इस अभिक्रिया की। मान लो आपको क्वेश्चन करे कि इस N2 + 3H2 = 2NH3 अभिक्रिया, इस वाली रासायनिक अभिक्रिया के लिए Kc की विमा क्या होगी। तो देखो Kc की विमा, Kc की विमा निकालने के लिए किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में Kc और Kp की विमा निकालने के लिए सबसे पहले आपको डेल्टा Ng निकालना है। और डेल्टा Ng कैसे निकालना मैंने समझा ही दिया। अब मैं इस अभिक्रिया के लिए आपको इन दोनों की विमा निकाल करके बता रहा हूं। मैंने इसके लिए डेल्टा Ng निकाल लिया -2। तो Kc की विमा क्या होती है बताओ, मोल पर लीटर की घात डेल्टा Ng। बताओ इसके लिए डेल्टा Ng का मान कितना, -2 है ना, तो -2 रख दिया। अब इसको सोल्व करोगे तुम इस ब्रैकेट को हटाओगे तो ये -2 इस पर भी लग जाएगा, इस पर भी, तो ये हो जाएगा मोल की घात -2 बटा लीटर की घात भी -2। अभी लीटर -2 ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा अपने पास ये मोल -2 और लीटर की पॉजिटिव हो जाएगी ना 2, ये इसकी विमा होगी। ऐसे अपने को अगर मान लो Kp की निकालनी है तो Kp की विमा क्या होती है, Atm की घात डेल्टा Ng कितना है -2, तो यहाँ से क्या आ जाएगा Atm की घात -2, ये किसकी होगी Kp की विमा। इस प्रकार से अपने को Kc और Kp की विमा निकालनी होती, और Kx की तो कोई विमा होती ही नहीं। एक चीज ध्यान रखना, ये जो मैंने विमा निकाली है वो तो इस वाली अभिक्रिया के लिए निकाली, मैं अब ऊपर वाली अभिक्रिया के लिए आपको विमा निकाल करके बता रहा हूं। ये जो है ना कार्बन सॉलिड प्लस O2 गैस, इस वाली रिएक्शन के लिए निकालते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन अपना। इसके लिए Kc की विमा निकालो। Kc की विमा बराबर क्या होगी बताओ, मोल पर लीटर की घात डेल्टा Ng, इसके लिए क्या आ गया 0, तो 0, और किसी के भी घात 0 होती है ना तो उसका मान हो जाता है 1, यानी ये सब कुछ क्या बन गया 1 बन गया। तो Kc की विमा बराबर आ गया 1, और ये कोई विमा नहीं है, ये तो विमाहीन राशि है। इसका मतलब यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया के लिए डेल्टा Ng का मान 0 है ना, तो उस रासायनिक अभिक्रिया के ध्यान रखना Kc की भी कोई विमा नहीं होती है, Kp की भी कोई विमा नहीं होती है, और Kx की तो वैसे विमा होती ही नहीं है। तो ये बात अपने को ध्यान रखनी है, ठीक है।